हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग फिजिक्स में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है, चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में जान चुके थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्ज। वैसे बताया था कि लाइक चार्ज अगर होता है तो दो लाइक चार्ज है तो उसका मतलब है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, दो अनलाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब इस मैग्नीट्यूड को देने के लिए जो न्यू एक लॉ बना है, इसको दिया है कौन? कूलम। तो जानेंगे आज के बारे में कूलम्स लॉ, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। दो चार्ज, एक चार्ज पॉइंट ए पर प्लेस किया गया, सपोज ये प्लस क्यू है, ठीक है। दूसरा चार्ज को पॉइंट बी पर प्लेस किया गया, सपोज इस पर चार्ज है माइनस क्यू लोकेट है। अब इसका मतलब है कि दो चार्ज एक दूसरे को आर डिस्टेंस पर, इसके बीच का डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। आर डिस्टेंस पे कुछ दूरी पर इसको रखा गया, दो चार्ज को, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू को। तो ऑब्वियसली दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइक चार्ज लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी पर, सेम इसको आर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया, सेम डिस्टेंस है सपोज। यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू को रखा गया। जब दो चार्ज को आर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स, अगर ये लाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मतलब दो अनलाइक चार्ज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो देता है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब दो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। तो एक चार्ज को हमने Q1 मान लिया, दूसरे को Q2 मान लिया, ठीक है। वो अलग बात है कि इसका नेचर अलग है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों निगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉ कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दोनों के बीच का जो फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज होता है, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पहला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखो, अब फोर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर चार्जों के बीच में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन वो चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट की कहानी होती है कि चार्ज जब से रेस्ट पर होगा तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है कि मैग्नेट की वजह से जो फोर्स लगेगा चार्ज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको दिया है कौन? कूलम्ब्स लॉ। मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताया है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, लेकिन वो चार्ज चाहे वो आर डिस्टेंस प्लेस हो, चाहे वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस हो या 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस हो, लेकिन उसके बीच में फोर्स लगेगा। हाँ, फ़र्क यही है, थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि अगर चार्ज कम दूरी पर है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कह सकते हैं कि ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा दूर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन किसके लिए? लाइक चार्ज के लिए। और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसके लिए? अनलाइक चार्ज के लिए। इज पहला पॉइंट,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, दैट इज Q1 एंड Q2. F electrostatic force directly proportional to the product of two charges Q1 and Q2. ये है पहला लॉ, किसका? कूलम्स का, ठीक है. दोनों को जो चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरा पॉइंट is inversely proportional to the square of distance between them. बिटवीन टू चार्जेस. मतलब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के 1/r², ठीक है. मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ रिपल्सन Q1 Q2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो अब यहाँ देखोगे कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, बल्कि डिस्टेंस कम होने से उसका स्क्वायर में फोर्स कम होगा. डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. ये इन्वर्सली रिलेशन है. अब दोनों रिलेशन को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो एक न्यू रिलेशन सामने आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग. क्या था? Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्लस Q1 पॉइंट ए पे प्लेस किया गया, दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे प्लेस किया गया जिसका मैग्नीट्यूड है -Q2 ले लेते हैं, है ना. दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस पर दोनों को चार्ज को रखा गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? इसके बदले में आएगा कांस्टेंट K गुने Q1 Q2 बट्टे r², ठीक है. Q1 Q2 बट्टे में क्या होगा? r². यहाँ वेयर K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना, कह सकते हैं, या कूलम्ब कांस्टेंट कह सकते हैं, कूलम्बियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं. यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4πε0. अब ε0 क्या है? तो वेयर ε0 जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है ε0. तो K डिपेंड करेगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे. K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है. K की वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0. यहाँ ε0 को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रखकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे k की वजह से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, की वैल्यू रखेंगे तो k क्या है, k में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो ऑब्वियसली वो चार्ज जो प्लेस किया गया है, कहने का मतलब है कि वो चार्ज Q1 और Q2 वो किस स्पेस में रखा गया, क्या वो किस मीडियम में रखा गया, क्या वो एयर में रखा गया है या किसी मीडियम में रखा गया है, उसका एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी आ जाएगा। ठीक है, वो परमिटिविटी इस पर डिपेंड करेगा, उसका परमिटिविटी भी होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करेगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर, अगर वो चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया है। ठीक है, तो F की फिर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा 1K, तो K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया फाइनल फोर्स का फार्मूला इन स्केलर फॉर्म, है ना। ये क्या है, फोर्स स्केलर फॉर्म में, है ना। स्केलर फॉर्म में फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस कह सकते हैं या किसी मीडियम में। R क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये होता है कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड निगेटिव है तो निगेटिव साइन देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो फोर्स ही होगा। उसका क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, हम जानते हैं कि अभी जो हम देखे हैं कि प्लस पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। पॉजिटिव चार्ज हो और दोनों पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कह सकते हैं रिपल्सन होगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब है कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ रिपल्सन होगा। ठीक है, मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मे बी अट्रैक्टिव, मतलब है कि जो अनलाइक चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज होगा, प्लस माइनस, अपोजिट चार्ज के लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव। और सेम चार्ज होगा या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, कह सकते हैं लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव इन नेचर, दोनों नेचर का हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसको ओबे करेगा, इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखेंगे कि 1/r² था ना, तो इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ इस तरह से ओबे करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज मतलब कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दो मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा। तीसरा पॉइंट, अब पॉइंट Q1 है, यहाँ Q2 है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ जो फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा तो एक तरह का सेंट्रल फोर्स होगा,
है ना, मतलब दोनों चार्ज के बीच के सेंटर पे फोर्स लगेगा, सेंटर पे वो फोर्स की वैल्यू आएगी। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज ए सेंट्रल फोर्स। एक सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर पर लगता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ये होगा कि लाइन ज्वाइनिंग, जो इस दोनों के चार्ज को लाइन ज्वाइन करते हैं उसी के अलोंग होता है ना। अब दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, तो इसको अगर लाइन से ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन ज्वाइन के अलोंग होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या होगा। अच्छा, प्लस Q चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा R डिस्टेंस पर, तो फोर्स इस चार्ज पे यदि अगर फोर्स लगता है इस चार्ज पे, तो R डिस्टेंस का जो बनेगा वो R डिस्टेंस यहाँ भी लग सकते हैं, इतने एरिया में लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है ना। आया समझ में कि एक Q1 पे अगर Q2 की वजह से फोर्स लगता है, सपोज R डिस्टेंस पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, Q2 डिस्टेंस R डिस्टेंस पे सिस्टम ऑफ बहुत सारा चार्ज है, तो उन सभी चार्ज की वजह से इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो सिमेट्रिकल एस्फेरिकल होगा। एस्फेरिकल चार्ज मतलब फोर्स का जो एरिया होगा, फोर्स का जो रेंज होगा, इसके लिए वो एस्फेरिकल होगा। अब एस्फेरिकल में सिमेट्रिकल एस्फेरिकल होगा, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सिमेट्रिकल। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सिमेट्रिकल एस्फेरिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच में लगने वाला फोर्स, अगर यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज आ गया इस पॉइंट पर, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो ऑब्वियसली इन तीनों चार्ज के बीच में आपस में फोर्स लगेगा। ये इसके बीच में फोर्स लगाएगा, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगता है, तो Q3 इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग गया तो वो फोर्स तीसरे चार्ज की वजह से उस फोर्स पर तीसरे चार्ज का फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है, डज नॉट इफेक्ट, ये कह सकते हैं डू नॉट इफेक्ट the forces of other charges, है ना। कह सकते हैं कि जो फोर्स बिटवीन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स वो इफेक्ट नहीं करेगा फोर्स ऑफ अदर चार्ज, तीसरे चार्ज का फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से यहाँ का आज क्लास कंप्लीट करते हैं।